हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उम्मीद है आप इस सेकंड वाले मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। उस मॉक टेस्ट का लेवल मैंने इजी टू मॉडरेट रखा था, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत अच्छा है पहले से। उम्मीद है आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे। साथ में आप कोई कॉपी पेन रख देना, आपने आंसर्स वहां पे लिख देना। जैसे ही मैं करेक्ट आंसर कहूंगा आप उसके साथ में वो मैच करोगे। इससे आपको स्कोर काउंट करने में काफी हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत रिसोर्सेज को कंसल्ट करके बनाए गए हैं। इनसे आपको काफी बेनिफिट भी मिलेगा। ये मॉक टेस्ट स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर कैंडिडेट्स के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एजेंसी एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो ट्रीट करती है एज ए मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोनार लेक लोकेटेड। आपको बोलना है किस स्टेट में लोनार लेक लोकेटेड है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, महाराष्ट्र स्टेट में लोनार लेक लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। कहां पे पहली कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, मुंबई में सबसे पहली कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी। उस टाइम इसको बॉम्बे कहते थे। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। जो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसको क्या कहते हैं। दुरान लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और हिंडनबर्ग लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उनमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। सैडल पीक, माउंट थ्यूलर, माउंट डिवालो और माउंट कोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, सैडल पीक इज द हाईएस्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। आपको पता ही होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। अगर आपको पता है कि वो कौन सी स्टेट्स है तो यहाँ पे आपको बोलना है कि इन चार ऑप्शंस में वो कौन सी स्टेट है जो उन सेवन सिस्टर्स का मेंबर है। कहने का मतलब यहाँ पे एक ही ऐसी स्टेट होगी जो उन सेवन सिस्टर्स में आती है, तीन वैसी स्टेट्स होंगी जो उनमें नहीं आएंगी। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, त्रिपुरा वो स्टेट है जो सेवन सिस्टर्स में आती है। मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सेवन सिस्टर्स कौन सी स्टेट आती है, अदरवाइज ये मॉक टेस्ट काफी लंबा हो जाएगा और काफी इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन केस मैं आपको बार बार बोलता हूँ हमेशा, चाहे मैं टॉपिक टेस्ट में या किसी लेक्चर वीडियो में, इन केस कोई चीज आप ऐसी पढ़ते हो जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। फॉर एग्जांपल आपने सेवन सिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, कौन सी स्टेट्स है, उसी टाइम आपको नोट डाउन करना है कि ये चीज मुझे पढ़नी है जहां पे आप पेज पे इन आंसर्स को लिख रहे हो। तो जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जाओगे सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे। तो इससे आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम पे आप ये चीज भी साथ में अपने नोट्स के साथ कवर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द इंडियन स्ट्रगल। जो इंडियन स्ट्रगल बुक है आपको बोलना है इसका ऑथर कौन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे मातरम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। कि वंदे मातरम ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज हुआ था। आसामीज, बंगाली, हिंदी, संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। इनिशियली ये बंगाली संस्कृत या जो संस्कृति बंगाली है उसमें वो संस्कृत में ओरिजिनली कंपोज हुआ था, बंगाली में नहीं। काफी जगह आपको कंफ्यूज करने की बंगाली में नहीं, वो संस्कृत बंगाली है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, संस्कृत में ओरिजिनली इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर वाज अ ब्लेंड ऑफ। कि उसमें कौन से स्टाइल्स आते हैं उनके बारे में आपको बोलना है। इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल्स, इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स, प्योरली इंडियन इन ओरिजिन और इंडियन एंड साउथ एशियन स्टाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है, इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको बोलना है कि इन चार ऑप्शंस में किसको कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू और मदर टेरेसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, सरोजिनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख हसन। तारीख हसन का ऑथर कौन है वो आपको बोलना है। पीर हसन शाह, कल्हाना पंडित, मलिक हैदर, बीरबल कचरू। तो आपको बोलना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, पीर हसन शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिंचिन एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज। रिंचिन ने जब इस्लाम को कबूल किया और अपने आप को उन्होंने एक नाम दिया, वो नाम क्या था? जैनुल आबिदीन, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, सुल्तान सदरुद्दीन। उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी हिल स्ट्रीम्स इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कॉल्ड। बहुत सारी हिल स्ट्रीम्स आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, उनको क्या कहते हैं? खाद्स, गधेरा, शोला एंड सुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए, उनको हम खाद्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बोलना है किशन गंगा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, झेलम रिवर की किशन गंगा एक ट्रिब्यूटरी है जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन SRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 1971, 75, 76 और 74। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, 1976 को ये एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जामा मस्जिद श्रीनगर वाज बिल्ट बाय। जामा मस्जिद जो श्रीनगर की है वो किसने, जो नौहटा में है, वो आपको बोलना है कि वो किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर, अकबर, कुतुबुद्दीन और शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम have carved out their own smaller valleys, they are called। जो स्मॉल वैलीज बनाती है उन वैलीज को क्या कहते हैं, वो नाम आपको बोलना है। दून वैली, स्पीति वैली, साइड वैलीज और वैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, उनको साइड वैलीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पीरियड ऑफ रेनी सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर इज। आपको बोलना है उसकी ड्यूरेशन क्या है। आपको पता ही होगा यहाँ पे 6 सीजन हम मानते हैं, उन 6 सीजन की तकरीबन 2-2 मंथ का उनका पीरियड होता है। यहीं पे आपको बोलना है वो कौन से 2 मंथ है जिनमें रेनी सीजन जम्मू कश्मीर में माना जाता है। मिड जुलाई टू मिड सितंबर, मिड नवंबर टू मिड जनवरी, मिड मार्च टू मिड मई और मिड जनवरी टू मिड मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिड जुलाई टू मिड सितंबर रेनी सीजन होता है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंगी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ब्रिंगी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? चिनाब, किशन गंगा, रावी और झेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, ब्रिंगी झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउन एज अलमदारे कश्मीर। अलमदारे कश्मीर या अलमदार कश्मीर एक सेंट को कहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसका आपको नाम बोलना है। शेख नूरुद्दीन वली, ललदन, ऋषि पीर और नाना फैबो। तो आपको बोलना है जिसको हम अलमदारे कश्मीर कहते थे उस सेंट का नाम क्या है? तो उस सेंट का नाम है, पार्ट ए में वो मेंशन है, शेख नूरुद्दीन वली। आई होप यहाँ तक आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि साथ साथ में मैं आपको आंसर्स भी बोल रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस हो गए तो 20 नंबर आपको जीके के पोर्शन में है, तो यहाँ पे आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद है आगे भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश मोर हैज डैश डैश मोर वन वांट्स। आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, आपको बोलना है पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, दूसरे में कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है द, ए, द, ए द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, दोनों में आएगा, द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश डैश कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न और टू रिटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, मे रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल ऑलवेज बी इंडेप्टेड डैश डैश यू फ्रॉम दिस टाइमली हेल्प, फ्रॉम, ऑफ, टू, विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, टू। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? आई शैल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू फॉर दिस टाइमली हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I was exhausted at the end of exam. I dash dash over 2 hours. Had been writing, had written, was writing और have written. In case किसी क्वेश्चन में आपको सोचने में टाइम लगेगा, आपको हर एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट भी लगाओगे आप, तब भी आपके 120 मिनट या 2 घंटे जो टाइम आएगा वो मिलता है आपको। अब यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है कभी कभार 40 मिनट का भी बनता है, कभी 1 घंटे का भी बनता है। एग्जैक्टली वो 2 घंटे का नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, कोई सोचते नहीं है और आपको आंसर बता देते हैं। ये आपको बराबर टाइम लेना है, आपको साथ में टाइमर भी रखना है। आप क्या करोगे, साथ में अपने फोन में टाइमर भी लगा के रखोगे जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है, और खुद नोट डाउन करोगे कि कितना टाइम आपको लगा इस मॉक टेस्ट को देने में। क्योंकि साथ साथ में जहां पे आपको लगता है मैथ का कोई क्वेश्चन आए, वहां पे आप अपना प्रॉपरली टाइम लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखोगे कितना टाइम आपको लगता है। आपको एग्जैक्टली 120 से कम ही टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपको वहां पे टाइम मिलेगा। यही बेनिफिट होता है आपको मॉक टेस्ट देने का, ताकि जो एग्जाम में जितना आपको
टाइम मिलना है उतना ही टाइम यहाँ पे भी आपको देना है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ एग्जाम, आई हैड बीन राइटिंग ओवर 2 आवर्स। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेशनल डैश डैश डज नॉट फॉलो एथिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए प्रोफेशन, विच ही, who he, whose। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, who। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या बनेगा? द प्रोफेशनल हु डज नॉट फॉलो एथिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्सेस विल बी रेज्ड। आपको पता ही होगा ये नरेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट टैक्स वुड बी रेज्ड, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट टैक्सेस शुड बी रेज्ड, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट टैक्सेस विल बी रेज्ड, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्सेस विल बी रेज्ड। देखो आमतौर पर 4 ऑप्शन में यहाँ पे हैज अनाउंस्ड, तो पहले वाला पार्ट तो सब में सही है। अब यहाँ पे दैट टैक्सेस वुड बी रेज्ड, दैट टैक्सेस शुड बी रेज्ड, दैट टैक्स विल बी रेज्ड, टैक्सेस विल बी रेज्ड। आपको बोलना है करेक्ट कौन सा है। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पार्ट ए, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट टैक्सेस वुड बी रेज्ड। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। क्वेश्चन क्या है? द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ज्यादा यहाँ पे लिखा नहीं कौन सा एक्टिव का है कौन सा नरेशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पोर्शन से पूछा गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ही वॉज गिवन बाय द किंग ए रिवार्ड, ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय अ किंग, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग, ए रिवार्ड वॉज गिवन बाय हिम टू द किंग। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी में मेंशन ही वाज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का सिनोनिम क्या है वो आपको बोलना है। क्लमसी, पैसिफाई, अबेट और बिलीव। इसका जो सिनोनिम यहाँ पे है वो पार्ट ए में मेंशन है क्लमसी। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए क्लमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इडियम हार्ट एंड सोल मीन। इडियम हार्ट एंड सोल का क्या मतलब है? डिसऑर्डरली, वीक या सेंटर कोर ऑफ समथिंग और विल पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, सेंटर कोर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डैश ऑफ ए स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग। आपको बोलना है फिल इन द ब्लैंक्स में एक तरह से क्या आएगा? साइट, 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 नॉन ऑफ एबव। एक तरह से आप देख रहे हो कि इन सभी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसी लग रही है, लेकिन बोलना है एक्यूरेट वर्ड क्या आएगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी में है द साइट ऑफ स्नो क्लेड माउंटेन्स इज एक्साइटिंग। यहाँ पे आपको इंग्लिश का पोर्शन भी खत्म हो जाता है। आई होप यहाँ तक भी आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। इन केस अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ तक अच्छी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक मॉक टेस्ट है, यहाँ से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। कोई आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो चीज नहीं आती है उसको रिवाइज करना है। अगर आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो उसको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है ताकि वहां पे आपको दूसरा चांस नहीं मिले। सो इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखो अब हम बेसिक अर्थमेटिक एंड रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। 31st क्वेश्चन है 127,63। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बोलना है 15,7,3। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज में आपको बोलना है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शंस क्या क्या है? 24, 31, 20 एंड 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पेज पे लिखे हैं नंबर्स। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो, अगर हम 127 माइनस 1 करेंगे वो आएगा 126 और 126 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 6 12, 2 3 6, तो 63 आता है। सिमिलरली हमने क्या किया, एक माइनस किया, 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट नंबर को भी ऐसे ही करेंगे। 63 माइनस 1 इक्वल्स टू आएगा 62 डिवाइड बाई 2, आएगा 2 3 6, 2 1 2। तो 31 इसका यहाँ पे आंसर आता है। हम देखेंगे यही पैटर्न क्या आगे भी फॉलो हो रहा है। तो ये जो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सही है। तो 31 माइनस 1 30 आता है, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 15, अगेन 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 2 एंड 7। और ये जो पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भी -1 डिवाइड बाई 2। तो ये जो यहाँ पे आंसर आपका आता है वो आता है 31। तो 31 पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इन अ सर्टेन कोड 5 इज रिटन एज GHWD, हाउ इज हर्ट HURT रिटन इन दैट कोड। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के नीचे में लिखता हूँ GHWD। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न हम चलाएंगे और उसी हिसाब से हर्ट का क्या आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। F के बाद क्या आता है G, I के बाद क्या आता है J, लेकिन यहाँ पे उल्टा चले हैं हम HI। इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ एरो दिखाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे V के बाद क्या आता है W,
इसी तरह डी के बाद क्या आता है ई। इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस किया गया है, यहाँ पे एक माइनस किया गया है, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस। इसका मतलब इस तरह से इस कोड को बनाया गया है कि जो पहले लेटर लिखा है उसके नेक्स्ट में जो लेटर आता है, इसी तरह यहाँ पे जो आई है, आई के पहले जो लेटर आता है, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह हम आगे भी यही देखेंगे। सो HURT, नीचे हम देखेंगे क्या है, एक लेटर आगे चलना है तो आई आएगा। अब हमें उल्टा चलना है तो TU। अब हमें आगे चलना है RS, और अब हमें उल्टा चलना है सो ST, सो ITSS। तो ITSS यहाँ पे पार्ट ए ऑप्शन है, सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समीर टू गो टू द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट, केम टू अ क्रॉसिंग, द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर एंड स्ट्रेट अहेड इज अ हॉस्पिटल, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी। देखो, जब भी ये कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं हमेशा आपको याद रखना है। अगर उन्हें बोला कि उसका हाउस ईस्ट में और वहां से उसने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे नहीं बोला गया है कि वो वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में खड़ा है तो अब वो वेस्ट की तरफ जाए। वो अगर वो ईस्ट में है तो ईस्ट ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो, अगर हम बनाएंगे यहाँ पे डायरेक्शंस बनाएंगे हम, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट में उसका घर है, तो ईस्ट में उसका घर है तो वहां से वो स्टार्ट करता है चलना। चलो मान लेते हैं ईस्ट की तरफ ही वो चलना स्टार्ट करता है। आगे चल के क्रॉसिंग आती है। क्रॉसिंग कैसे आती है आपको पता ही होगा, क्रॉसिंग ऐसे आती है। अब देखेंगे यहाँ पे उसका घर है जो चलना शुरू हो गया है यहाँ से। अब आगे चल के क्रॉसिंग आती है, हम देखेंगे द रोड टू द लेफ्ट। अब अगर वो आगे की तरफ खड़ा है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा उसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये नीचे की तरफ राइट होगा, और ये आगे की तरफ स्ट्रेट। अब क्या लिखा है, द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, लेफ्ट की तरफ थिएटर है, ठीक। एंड स्ट्रेट अहेड इज अ हॉस्पिटल, स्ट्रेट में आगे हॉस्पिटल है। एंड इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, किस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी। एक ही डायरेक्शन बचती है नीचे की तरफ, वो है राइट की तरफ, तो इस तरफ होगी अब यूनिवर्सिटी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो ईस्ट है, ईस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये। अब देखो ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ ये जा रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो जो यूनिवर्सिटी लाई करेगी वो साउथ डायरेक्शन में लाई करेगी, सो पार्ट बी साउथ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हैरी, Vijay said, the father of his sister is the husband of my wife's mother. How is Vijay related to Harry? हमेशा याद रखना चाहिए, ब्लड एंड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, आप लॉजिकल बेस पे भी कर सकते हो, बहुत सारी डायग्रामेटिकली भी आती हैं, तो बेहतर होता है वो डायग्रामेटिकली करना। क्यों, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो जो भी जनरेशन वाइज होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको पेज पे दिखा रहा हूँ, अगर आपका फादर है तो आप उसको ऊपर दिखाओगे, अगर आप हो यहाँ पे तो अगर आपका कोई बेटा है या बेटी है उसको आप नीचे दिखाओगे। इसका मतलब जितनी जनरेशन ऊपर होगी उतना उसको ऊपर दिखाओगे, जितनी नई नई जनरेशन होगी उतना आप उनको नीचे दिखाओगे। तो इस हिसाब से ये कंसेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे विजय। विजय क्या कर रहा है, एक फोटो की तरफ पॉइंट कर रहा है, और फोटो किसकी है, हैरी की फोटो है। अब वो देखो क्या कह रहा है, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, इस फोटो की तरफ देख के बोल रहा है द फादर ऑफ हिज सिस्टर। तो हैरी की जो सिस्टर होगी, हैरी की जो सिस्टर होगी उसका फादर और हैरी का फादर सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे हैरी के फादर की बात हो रही, लिखा हमने फादर। इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, तो जो विजय की वाइफ है, यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ, तो इसकी जो वाइफ है और उनकी जो मदर है, हैरी का फादर उसका हस्बैंड है। तो अब हमारे पास ये डायग्राम बनी, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अब हम देखेंगे। देखो अगर हम इसको सही से बनाएंगे, ऊपर ये हस्बैंड वाइफ, ये जो मदर यहाँ पे और इस तरफ फादर है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक। अब नीचे आएंगे, इनके दो बच्चे मेंशन है, एक तो हैरी है, एक उसकी सिस्टर है। यहाँ पे विजय है, और विजय की जो बीवी है ये उसकी माँ है। अब देखो खुद ही, ये जो विजय और हैरी एक ही जनरेशन में लाई करते हैं, लेकिन और ये जो मदर यहाँ पे लिखा है मैंने, ये विजय की एक तरह से सास, आप ऐसे समझ सकते हो, ये इसकी मदर इन लॉ है। तो अगर ये मदर इन लॉ है तो जो भी उसके बच्चे होंगे वो इसके या तो सिस्टर इन लॉ होंगे या तो ब्रदर इन लॉ हो गए। अब हैरी एक लड़का है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। तो पार्ट बी ब्रदर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर है। इनकेस अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होता है, नीचे कमेंट कर लेना, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया मैथमेटिक्स में, तो मैं उस पर आपको वो कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम कैन एन एथलीट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर if he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है, 70 सेकंड्स, 90 सेकंड्स, 80 सेकंड्स, 100 सेकंड्स। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ पॉज करना वीडियो, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आ जाता है तो आप जो मैंने यहाँ पे आपको तरीका सिखाया सॉल्व करने के लिए, उसको आपको फॉरवर्ड करना, उसको आपको स्किप कर देना कि अगर आपको आता है। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप वो प्रॉपर तरीका सीखोगे
और देखोगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको आता है, मेथड पता है, आपने आंसर सही निकाला है, तो आप वो पार्ट स्किप कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे थोड़ा सा वीडियो को, और जो मैंने सिखाया उसको आप स्किप कर दोगे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। लेकिन टाइम कैसे निकालना है, या तो किलोमीटर पर आवर में दोनों चीजें होनी चाहिए थी, या तो डिस्टेंस भी किलोमीटर होनी चाहिए थी, या जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो 500 मीटर है, या तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, या हमें 20 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करने का सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीपल करते हैं। तो सेम अगर उसका उल्टा करना होता तो हम 18 डिवाइड बाई 5 करते हैं। तो कैंसिलेशन के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे देखो, 2 10 20, 2 9 18, तो ये बनेगा 50 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो अब हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, स्पीड कितनी है 50 डिवाइड बाय 9, तो आएगा 500 इंटू 9 डिवाइड बाय 50, तो 50 10s are 500, तो ये आएगा 90 के बराबर। तो 90 सेकेंड्स उसको टाइम लगेंगे टू कवर डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। सो पार्ट बी 90 सेकेंड्स इसका करेक्ट आंसर है। मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस में आपको वहां पे भी एग्जाम के दौरान भी बहुत टाइम लगता है, तो जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उनको आपको स्किप करना है। जब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लास्ट में आपको मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करना है। वो जानबूझ के आपको बहुत आसान क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन डालते हैं, जिससे आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। वैसा नहीं करना है। आप मैथमेटिक्स के पोर्शन 10 क्वेश्चन है, आप उसको लास्ट में रखोगे, लास्ट में करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 36 है, सम फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक and planned to spend 96 rupees on eatables. 4 of them, however, did not turn up, and as a result, the remaining ones had to contribute 4 rupees each extra. The number of those who attend the picnic was. देखो, कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया हम पिकनिक पे जाएंगे और 96 रुपीज हम ईटेबल्स पे खर्च करेंगे। जाहिर सी बात, अगर ये 96 रुपीज ईटेबल्स पे खर्च करेंगे तो हर एक का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। चलो मान लेते हैं जितने फ्रेंड्स पिकनिक पे गए, मान लेते हैं वो x है। अब अगर हम 90 डिवाइड बाय x करेंगे तो हमें निकलेगा कि हर एक ने कितना खर्चा किया, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन क्या लिखी है, 4 जो उनके दोस्त थे उन्होंने मना कर दिया आने से। अब उनको सब लोगों को 4-4 रुपए एक्स्ट्रा देना है ताकि वो पिकनिक को अटेंड कर सके, या वो ईटेबल्स जो भी उन्हें डिसाइड किए वो खा सके। तो सबसे पहले अगर 96 डिवाइड बाय x पहले निकला कि इतने हर किसी को कितना खर्चा करना है, अब क्या है 96 डिवाइड बाय x माइनस 4, x था नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इसमें 4 कम हो गए, तो ये ई टेबल्स। लेकिन अब जो हर एक को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 96 डिवाइड बाय x माइनस 4, क्यों, अब फ्रेंड्स कम हो गए तो उसी हिसाब से स्प्लिट होगा 96 रुपीज। लेकिन इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए पहले कितने थे, 96 डिवाइड बाय x, ये पहले के थे। इसका मतलब हर एक को अब कंट्रीब्यूशन क्या करना है, 4-4 रुपए एक्स्ट्रा करना है। तो 96 डिवाइड बाय x प्लस 4, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 96 डिवाइड बाय x माइनस 4, इसको इधर लाएंगे, ये बनेगा माइनस 96 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 4। इसमें हम 96 कॉमन निकालेंगे, अब बचेगा 1 डिवाइड बाय x माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 4। तो 1 डिवाइड बाय x माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x, तो 4 डिवाइड बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 96। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 4 डिवाइड बाय x इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, तो 1 डिवाइड बाय 24, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 24। अब देखो कैंसिलेशन, x माइनस x प्लस 4, ये माइनस यहाँ पे मल्टीपल करना है आपको दोनों के साथ में, नीचे बनेगा x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 24। अब x1 x0 बन जाएगा, ये बनेगा 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 24। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 24। अब हम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर माइनस 4x है 1 के साथ मल्टीपल बनेगा, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 24, तो 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1, ये भी 96 आया। सो x स्क्वायर माइनस 4x, ये बनेगा माइनस 96 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर मैथमेटिक्स क्लास 10th में से इसे पढ़ा तो वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन छोटी क्लास में बस 3 मेथड मेंशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला
एंड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड माना जाता है कि इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हो? सबसे पहले ये जो -96 है इसको आपको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करना है, तो क्या बनेगा -96 एक्स स्क्वायर। अब आपको -4x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या माइनस करके तो -4x ही आए, लेकिन मल्टीपल करके -96 एक्स स्क्वायर आए। ये एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो 96 के फैक्टर्स निकालते हैं या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। अब इस तरफ जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उस नंबर के, इसी में वो कॉम्बिनेशन छुपा होता है जिसमें आप ये मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। मैं आपको बहुत लेंथी वे में सिखा रहा हूँ, क्योंकि जिनको आता है उनको ये करने की जरूरत नहीं, वो स्किप कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको यहाँ पे ये तरीका भी पता चल जाए। अब हमें एक कॉम्बिनेशन इनसे बनाना है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऊपर नंबर्स अलग करोगे, यहाँ पे नीचे एक नंबर बनाओगे, देखोगे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो 12। सो 12 -8 होता है 4 और 12 8 जार होता है 90। हमें पहले ही कॉम्बिनेशन मिल गया। तो आमतौर पर यही करना चाहिए, आधा आधा करना चाहिए, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं निकला था आपका, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 3 2 जार 6, 16 एंड 8। अगर उसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, इसी तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें होगा जो डायरेक्ट वहां पे स्प्लिट कर देगा टर्म्स को। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या मिला हमें, 12 एंड 8। सो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 8x। क्यों? यहाँ पे माइनस का साइन चाहे तो बड़े नंबर के साथ मैंने माइनस का साइन रखा। सो 12 - 8 = 4, लेकिन माइनस का साइन रहा। -96 = 0। बाकी सभी हमने सेम लिखा। अब खुद ही देखो, प्लस माइनस क्या होगा, -12 8 जार 96। तो यहाँ पे इजीली ये चीज सॉल्व हो गई। सो x हम कॉमन निकालेंगे, x -12 बचेगा, प्लस 8 कॉमन निकालेंगे, जो यहाँ पे कॉमन रहता है वो यहाँ पे भी कॉमन रहता है, तो x -12 = 0। सो x -12 x + 8 = 0। तो x = 12, एक बार हमें इसको 0 लेना पड़ता है, एक बार इसको 0 लेना पड़ता है, और x = -8। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स की बात हो रही, इंसानों की बात हो रही, तो माइनस में तो वैल्यू नहीं आ सकती कि यहाँ आपके -2 दोस्त है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये चीज हो जाएगी कैंसिल। तो x = 12, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स वहां पे थे 12, उसमें से 4 लोगों ने मना कर दिया, तो 12 - 4 = 8। तो टोटल उस पिकनिक पे जो लोग गए वो गए 8। तो 8 फ्रेंड्स वहां पे पिकनिक पे गए जब 4 लोगों ने मना कर दिया। सो पार्ट ए 8 इसका करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, मैंने आपको तरीके ज्यादा नहीं सिखाए। दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही एक अच्छा तरीका है, उसमें आपको ज्यादा ये चीजें करने की जरूरत नहीं, एक डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम स्क्वायर रूट्स तो आने चाहिए उस पर्टिकुलर मेथड को सीखने के लिए। यहाँ पे मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्यों ये दोनों 0 लेते हैं, क्यों एक 0 के बराबर, क्यों दोनों 0 के बराबर नहीं होती, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की, मगर ये तरीका मैंने आपको सिखाया। इनकेस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको देखोगे अच्छे से, इसको समझोगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं इन चीजों पे एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी चीज मैंने यहाँ पे रखी है, UOI, यहाँ पे आपको बोलना है क्या आएगा, NW। अब आपको बोलना है कि इसमें क्या पैटर्न बनेगा जिससे आपका आंसर निकलेगा। आंसर क्या क्या है, ECSG। तो चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ ये किस तरह से आपको निकालना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप पॉज करके खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है B पार्ट C। अब देखेंगे कैसे। देखो हमें पता है कि अगर हम ABC लिखेंगे अप टू Z, तो अगर हम इनकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 और लास्ट में आएगा 26। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। U किस नंबर पे आता है, यह आता है 21 नंबर पे। इसी तरह O किस नंबर पे आता है, होता है 15 पे। I किस पे आता है, 19, ये तो हमें पता नहीं। एंड W किस पे आता है, 23 पे। अब देखो 21 - 15 होता है 6, मतलब 6 का डिफरेंस है हमें -6। इसी तरह 15 - 6 9, यहाँ पे पता ही नहीं, लेकिन अगर हमें -6 बोलो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस हुआ है, यहाँ पे भी माइनस हुआ है। अब देखो 9 - 6 कितना हो गया, 3। इसका मतलब 3 पे क्या आएगा, C। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका C। यही पैटर्न देखेंगे अगर आगे में भी बन रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब C - 6 इसका मतलब उल्टा जाना है हमें, तो C - 6 कितना होगा, अगर हम इसमें -6 करेंगे तो 3 - 6 आया -3। इसका मतलब पीछे की तरफ हमें 3 चलना है। तो अगर हम लिखेंगे X Y W X Y Z, तो ये यहाँ पे -6 करना है, 1 1 2 3, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे W। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है C पार्ट B। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, ओनली कैट्स आर एनिमल्स,
नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल। कंक्लूजन क्या निकाला है? सम कैट्स आर नॉट हिस्टोरियन, ये और नहीं ARE है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है। सम हिस्टोरियंस आर कैट्स। आपको बोलना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, सिर्फ पहले वाला, ना तो पहले ना तो दूसरी वाला, खाली दूसरे वाला, या दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। देखो इनको सॉल्व करने का बहुत लॉजिकल बेस भी है, वेन डायग्राम बना सकते हो। सबसे पहले आमतौर पर इसमें जो रीजन बनता है वो रियल लाइफ के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया जाए वही आपको मानना है। ये लिखा है ओनली कैट्स आर एनिमल, सिर्फ कैट्स एनिमल्स है। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, कह रहे कुछ कैट्स हिस्टोरियन नहीं हो सकती और कुछ हिस्टोरियन कैट्स होंगी। देखो कुछ हिस्टोरियन कैट्स होंगी, पहले ही बोला है कि वो एनिमल नहीं हो सकते, तो ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा सेकंड वाला। पहले वाला इसमें एक इलॉजिकल बात हम कर सकते हैं स्टेटमेंट के बेस पे, सिर्फ कैट्स एनिमल हो सकती है लेकिन कुछ कैट्स हिस्टोरियन नहीं हो सकते। जाहिर सी बात उन्होंने बोला है जो हिस्टोरियन है वो एनिमल नहीं है और खाली कैट्स एनिमल्स है, तो इसमें एक इलॉजिकल बेस पे, स्टेटमेंट बेस पे जो दिया है, हम ये बोल सकते हैं कि कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, तो हम लिख सकते हैं ओनली 1 फॉलो। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 39 विच लेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कौन सा लेटर यूज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? ITZE। तो इंटीजर्स के लिए जो लेटर रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है वो आता है Z। इसलिए Z आता है क्योंकि I इंटरवल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है, तो उसके लिए जो नोटेशन नहीं थी उसमें देखा गया कि कौन सा लेटर हम यूज करें। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन का, वो है 40 क्वेश्चन। राहुल सोल्ड ए मोबाइल एट अ कॉस्ट ऑफ 1950 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 25%। एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्या कह रहा है कि राहुल ने एक मोबाइल फोन को बेचा 1950 रुपीज में, लेकिन उसको 25% का लॉस हुआ। अब उसको कितनी कीमत पे फोन बेचना पड़े ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो? तो हमें पता है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, हम लिखते हैं CP इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस पर्सन इनटू SP। ये एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला एक है, मेरी वीडियोस में भी ये सारे सेक्शंस मेंशन हैं, तो वहां से भी आप इजीली पढ़ सकते हो। सो 100 माइनस लॉस पर्सन कितना है 25 इंटू SP 1950, तो 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 950, तो ये आता है 2600 के बराबर। तो 2600 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब हमें 30% का प्रॉफिट निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालने की 30% का प्रॉफिट रखना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। सिमिलरली ऐसे सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट पर्सन डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए हमें 30% डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 130 डिवाइड बाय 100 इंटू 2600, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आता है यहाँ पे 3380। सो वो मोबाइल फोन आपको 3380 रुपीज में बेचना पड़ेगा ताकि आप उस पर 30% का प्रॉफिट कमा सको। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन में काफी टाइम लगाया, लेकिन इसमें चीजें समझाने की होती है कि ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आपको चीजों को सीखना भी है और साथ साथ में अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करनी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है ये सेक्शन हमेशा आपको लास्ट में रखना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसके लिए आपको मेरा तरीका देखने की ज़रूरत नहीं। इनकेस आप देखना चाहो अच्छी बात है, लेकिन आप स्किप करोगे, अपना टाइम बचाओगे और बाकी क्वेश्चंस को देखोगे। अब हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो है जनरल साइंस का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस? एल्वियोलाई, फॉर्नेक्स, लार्नेक्स और ट्रैकिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ thoracic cavity located between two pleural sacs? हीलियम, प्लूरा, मीडियास्टिनम और थोरैक केज। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी मीडियास्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which न्यूरॉन कंट्रोल इनवॉलंटरी ब्रीथिंग? कौन सा न्यूरॉन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को? ब्रोंकाइलिस, पल्मोनरी आर्टरीज, एल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क, न्यूरॉन्स इन द मेडुला एंड बोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, न्यूरॉन्स इन द मेडुला एंड बोन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो है हाउ मेनी एल्वियोलाई आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स? आपको बोलना है, एक तरह से यहाँ पे रेंज डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है। रेंज एक तरह से जितना मैंने पढ़ा है एक रेंज डिफाइन होनी चाहिए, एक्यूरेट हम एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं क्वेश्चन
क्वेश्चन में आंसर डाल सकते हैं। तो आप इनको बोलो, इस तरह से इन ऑप्शंस को समझेंगे, अराउंड 1 बिलियन, अराउंड 800 मिलियन, अराउंड 500 मिलियन और अराउंड 1500 मिलियन। तो आपको बोलना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, अराउंड 500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ अबोव। तो वो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम योर लंग्स। वो कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है। सिलिया, ब्रोंकाइलिस, हेयर्स इन द लंग्स, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको बोलते हैं सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज होती है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या फंक्शन है। गैसियस एक्सचेंज, फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, एक्सेल्स द एयर फ्रॉम द बॉडी और नन ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, फिल्टर द एयर वी ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organs functions as an air conditioner? Skin, nasal chambers, liver और kidney। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, nasal chambers और nasal chambers। जनरल साइंस का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, what is the function of diaphragm in the respiratory system? Control the volume of air entering the lungs, help us in vocalization, filters the air we breathe और none of above। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स। तो यहाँ पे आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो 60 मार्क्स का पोर्शन है स्पेशलाइजेशन से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, विच मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड इज नॉर्मली यूज्ड विद द नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स। आप इस तरह से समझो, यहाँ पे सीपीयू भी होता है, कीबोर्ड भी अलग से होता है, माउस भी होता है। नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम जो होगा उसमें यूज होता है, टीवी की तरह दिखता है लेकिन उसको मॉनिटर हम यूज करते हैं, वो कौन सा है। एलईडी, एलसीडी, सीआरटी और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। आपको याद रखना है कि एलईडी एंड एलसीडीज आजकल इतने थिन होते हैं कि हम उनको इजीली कैरी कर सकते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को भी हम कैरी कर सकते हैं। एक ही यहाँ पे बचता है, जो आपने पुराने टीवीज देखते हो जिनमें कैथोड रे ट्यूब होता था, उनको हम सीआरटी मॉनिटर्स कहते हैं। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है सीआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। कंट्रोलर, रजिस्टर्स, कैश और डाटा पाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, डेटा पाथ या डाटा पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी allows user to access data and applications over the internet rather than on the local computers? क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एग्यूमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा इसका बेसिक कंपोनेंट नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बीच बीच में मैंने कोई एक क्वेश्चन एज पर माई ओपिनियन मैंने आसान रखा है। आपको बोलना है बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का कौन है। इनपुट यूनिट बिल्कुल बेसिक है, ये आउटपुट ये भी बेसिक है, मेमोरी यूनिट भी बेसिक है, नेटवर्क यूनिट एक बेसिक कंपोनेंट में नहीं आता। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device is primarily used for inputting printed text into a computer? Scanner, monitor, printer और speaker। तो आपको पता ही होगा कि जिसमें हम printed text को as a input लेते हैं, या तो आजकल आप पिक्चर्स खींचते हो, लेकिन नॉर्मली जो डिवाइस आती है इसके लिए आती है स्कैनर, जिससे वो प्रिंटेड टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। स्कैनर पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड विच फीचर अलाउज यू टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट लेआउट। कि इजीली वहीं से आपको लेआउट मिल जाता है, आप बस उसमें एडिटिंग करते हो। उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं। क्या उसको टेम्पलेट कहते हैं, क्या उसको मैक्रो कहते हैं, क्या उसको स्टाइल कहते हैं, क्या उसको फॉन्ट कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। व्हाट फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज, काउंट, सम और मैक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी आपको समझ आ जाएगा, वो है सम का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस जिसमें हम डाटाबेस बनाते हैं, इन एमएस एक्सेस व्हाट इज द प्राइमरी की यूज्ड फॉर। इसमें प्राइमरी की होती है, उसका क्या काम होता है। टू क्रिएट अ न्यू टेबल, to uniquely identify each record in a table, to input data or to perform calculation। तो MS Access में जो प्राइमरी की का फंक्शन होता है वो है to identify each record in the table। so part B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of malware is specifically designed to replicate itself। ये अपने आप ही बनता रहता है and spread to the other computers, और बाकी कंप्यूटर्स में भी फैलता है। ट्रोजन हॉर्स, worm, spyware, adware। इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम कहते हैं worm। ये अपने आप में ही रेप्लिकेट होता है।
लास्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर साइंस से, व्हाट इज द मेन रूल ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर? इसका क्या रूल रहता है? स्टोर डेटा, मैनेज पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर साइंस का पोर्शन खत्म हो जाता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्पेशलाइजेशन का पोर्शन, और हर एक यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि आप हर एक यूनिट्स में 10-10 क्वेश्चन है, 6 यूनिट्स है, वही 60 मार्क्स आपके आते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब आपकी स्पेशलाइजेशन आती है, वहां पे भी आप अच्छा परफॉर्म करने चाहिए, और अपना स्कोर एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब 61 क्वेश्चन से आपका स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन क्या है? द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच हाईली कम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इज ए फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, सिंपल सोसाइटीज, ग्लोबलाइजेशन और रूरल इकोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडर्न सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड इज नोन एज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो उसको कहते हैं हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वाज सिटीज, रूरल एरियाज, फैक्ट्रीज और मार्केट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, सिटीज। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। आप बस टाइमर अपना लगा के रखो, 120 मिनट में आपका ये पेपर होना चाहिए, उससे कम समय में, उससे ज्यादा समय में नहीं। इन केस कोई चीज अगर आपको यहाँ पे नहीं लगती, उसको आपको नोट डाउन करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली वेयर मेन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, पेट्रियार्ची, मैट्रियार्ची, पॉलीगैमी और पैट्रीलिनियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, पेट्रियार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ पावर कंसिडर्ड लेजिटिमेट इज अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, वेलफेयर ऑफ स्टेट या वेलफेयर स्टेट, सोवर्निटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड विद डोमिनेशन, पार्लियामेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इलेक्शंस। आपको बोलना है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल है इन 4 टर्म्स में किसके साथ रिलेटेड है? क्या वो डोमिनेशन के रिलेटेड है, पार्लियामेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और इलेक्शंस? तो वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द सडन डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फीमेल फोर्टिसाइड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, सन प्रेफरेंस और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो में, उसके लिए हम क्या रीजन मानते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिलीजन इज कंसिडर्ड एज, क्या उसको प्रोफेन कह सकते हैं, बिलीफ, सैक्रेड और कस्टम? तो पार्ट सी सैक्रेड इसका करेक्ट आंसर है। अगेन इसी बेस पे क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सैक्रेड इज रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, प्रोफेन, सुपरनैचुरल और पावर। तो पार्ट सी सुपरनैचुरल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स इज नोन एज फैमिली, मैरिज, किनशिप, प्रोक्रिएशन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में अगर आपको सोचने में, समझने में टाइम लग रहा है, वीडियो को पॉज करना है, अपना टाइम लेना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, आंसर करना है, तब जाके आपको मेरा आंसर सुनना है और मैच करना। सो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल लाइफ टाइम प्रीवैलेंस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? 5%, 10%, 20%, 29%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डॉक्यूमेंट adopted by the UN General Assembly in 1948 includes the gender equality as a human right? Universal Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Gender Equality, Universal Declaration of Human Rights और Universal Declaration of Social Justice। ये आपका टॉपिक भी है, तो इजीली आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए। उसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स थ्योरी हाउ मेनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर? 5, 6, 8 और 10। एरिक एरिक्सन की थ्योरी के मुताबिक आपको बोलना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कितनी है, 5, 6, 8 और 10। तो पार्ट सी 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी के मुताबिक होती है इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन ऑन बिहेवियर एंड बिलीफ्स? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन और जेनेटिक मेकअप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, जिनको हम ऑब्सेशन भी कहते हैं, रिपीटेड बिहेवियर जिनको हम कंपल्शन भी कहते हैं। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। क्वेश्चन नंबर 75 का पार्ट सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन जेंडर। देखो ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक टेस्ट में भी बहुत बार करवाया है। जेंडर बायस, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्विटी और जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पार्ट डी जेंडर इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 77 है विच इंटरनेशनल ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW। ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद करनी, कहीं पे आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी CEDAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी विच स्टेज ऑकर ड्यूरिंग द एज ऑफ 3 to 6 years, ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और लेटेंसी स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिगमंड के हिसाब से जो ड्यूरिंग द एज ऑफ 3 to 6 years आता है वो स्टेज है फैलिक स्टेज, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी एम्फेसिस द रोल ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज एंड शेयर मीनिंग्स इन शेपिंग सोशल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। आप में से जो लोग मेरी टॉपिक टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली दे रहे हैं तो वहां पे आपने सीखा होगा, क्योंकि मैंने टॉपिक टेस्ट सीरीज में जहां पे मुझे लगा इन सभी वर्ड्स के मैंने वहां पे आपको मतलब भी बोले हैं। इन पर्टिकुलर थ्योरीज को बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाया। अगर आपको पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट बी सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन एंड इंटेंस फियर अकम्पनीड बाय फिजिकल सिम्टम्स। इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जहां पे आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे वो है पैनिक डिसऑर्डर, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, इनहेरिट डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, पावर डायनेमिक्स। तो ये जो कंसेप्ट बेस है वो है इनहेरिट डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमंस, सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1945, 1948, 1950, 1960। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है अभी तक आप पे डेट एकदम से याद आनी चाहिए, इस पे ज्यादा हमें टाइम नहीं गंवाना है। करेक्ट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रिफर्स टू अ पर्सन्स बायोलॉजिकल मेकअप, मेल और फीमेल, सोशल एंड कल्चरल रोल्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेक्स रिफर्स टू अ पर्सन्स बायोलॉजिकल मेकअप की मेल है कि फीमेल, पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रेफर्स कि जेंडर का क्या मतलब। देखो आमतौर पर ऐसी टर्म्स आती है, यूजुअली हम उनको अपनी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, सेंटेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को जब हमें किसी सेंटेंस में डिफाइन करना हो हमें वो चीज उस टाइम पे मुश्किल होती है। आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के नाम से लेके वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल एंड कल्चरल रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है। असाइनमेंट ऑफ टास्क्स बेस्ड ऑन सेक्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस वर्क, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द वर्कफोर्स, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है assignments of tasks based on sex. Question number 86 है women's rights movements advocate for equal rights and opportunities for women, subordination of men to women, traditional gender roles और none of above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय। चाइल्ड राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड अब्यूज रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ वायलेंस, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉइटेशन दैट हार्म्स अ चाइल्ड, कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिन, चाइल्ड लेबर, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है ऑल ऑफ अबोव। ये सारी चीजें चाइल्ड अब्यूज के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फीमेल फैटिसाइड का एक तरह से मतलब बोलना है कि फीमेल फैटिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ मेल फीटसेस, किलिंग ऑफ अ गर्ल फीटसेस बिफोर बर्थ, नेग्लेक्टिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, ऑल ऑफ अबोव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है किलिंग ऑफ गर्ल फीटसेस बिफोर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एडिक्शन इज अ सीरियस सोशल इवल दैट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है ऑल ऑफ अबोव
कहीं पे अगर ड्रग एडिक्शन होती है तो ये तीनों चीजें अफेक्ट होती है। सो ऑल ऑफ वो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ इनकम एंड बेसिक नेसेसिटीज डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। तो वो डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, वो पोवर्टी डिफाइन करता है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल अनरेस्ट, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोअर क्राइम रेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है सोशल अनरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेफर्ड टू एज डेमोग्राफिक शिफ्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ग्लोबल वार्मिंग इज इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, राइजिंग सी लेवल्स, इंक्रीज्ड ओजोन लेयर और स्लोइंग रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइजिंग सी लेवल्स। देखो अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है तो बहुत सारे आपने चीजें और मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन में जो 4 दिए हैं उनके मुताबिक आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा राइजिंग सी लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 95 है क्लाइमेट चेंज इज इंडिकेटेड बाय स्टेबल वेदर पैटर्न, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कंसिस्टेंट ग्लोबल टेम्परेचर्स और डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। उसी में क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। आजकल भी आप देखते हो काफी हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। सोशियोलॉजी का जो मैंने यहाँ पे लेवल रखा है, कोई क्वेश्चन मैंने हाई लेवल का रखा है, नहीं तो मैंने मॉडरेट क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपका पेपर जो बनेगा वो बिल्कुल हाई लेवल का पेपर नहीं होगा। और चीजों को मैंने थोड़ा सा अलग से पूछा है ताकि आपको एक तरह से किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कौन सा आंसर आएगा। और इसी तरह से जेके एसएसबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर काफी आपस में रिलेटेड होते हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a key indicator of social development is high crime rates, low literacy rates, strong healthcare systems और widespread poverty। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है strong healthcare systems। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स, ट्रैफिकिंग में क्या क्या आता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल फॉर फोर्स्ड लेबर और सेक्स वर्क, प्रोवाइडिंग वॉलंटियर जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स, लीगल मूवमेंट्स ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, ऑफरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेफ्यूजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए पीपल फॉर फोर्स्ड लेबर एंड और सेक्स वर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है beggary is a social evil that exploits wealthy class, working class, children in vulnerable population और government officials। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये children and vulnerable population। नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन अंडरमाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय, किससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडरमाइन करती है? अनकरेजिंग फेयर कंपटीशन, डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a common cause of trafficking? कॉमन कॉज नहीं है पोवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स और जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी स्ट्रॉन्ग लीगल frameworks। Next question है the period of rapid physical and mental growth in humans is called adulthood, childhood, adolescence, infancy। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी adolescence। Next question है a balanced diet should include all of the following except carbohydrates, proteins, fats and artificial sweeteners। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है artificial sweetener। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग, किसके लिए? फिजिकल फिटनेस ओनली, मेंटल हेल्थ ओनली, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नाइदर फिजिकल नॉर मेंटल हेल्थ। तो ये क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, पार्ट सी बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए फूड इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस, केमिकल एनालिसिस एंड फूड सेफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फूड साइंस पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्लेवर एंड टेक्सचर, न्यूट्रिशनल कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट्स, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, ब्रशिंग टीथ रेगुलरली, बाथिंग और शावरिंग डेली, ऑल ऑफ एबव। देखो पर्सनल हाइजीन में तो ये चारों चीजें आती है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं समझूंगा इसका लो लेवल है यहाँ पे, ये तो आपको इजीली आना चाहिए। यहाँ पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द following is not a function of a digestive system? Breaking down food into smaller molecules, absorbing nutrients into the bloodstream, eliminating waste products और regulating body temperature। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है regulating body temperature का digestive system के साथ में कोई लिंक नहीं होता है। 108 क्वेश्चन है which vitamin is essential for healthy bones and teeth? कौन सा विटामिन healthy bones और teeth के लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए, सी, डी एंड ई। तो विटामिन डी
हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेस्चराइजेशन इज अ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक यूज्ड टू, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका उल्टा पूछा था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है वो प्रोसेस पूछा है और बोला है वो टेक्निक किसके लिए इस्तेमाल होती है। एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, किल हार्मफुल बैक्टीरिया, इंप्रूव फ्लेवर, ऑल ऑफ एबोव। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अनहेल्दी फैट्स? एवोकाडोज, फैटी फिश, ट्रांस फैट्स, नट्स एंड सीड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांस फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMV1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ पोषण अभियान इज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फॉर एल्डरलीज, प्रमोट एडॉप्टेशन फॉस्टर केयर, रिड्यूस चाइल्ड मालन्यूट्रिशन, एड्रेस डिसेबिलिटीज कंसर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिड्यूस्ड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 113 है, इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर चिल्ड्रन इज रेगुलेटेड बाय चाइल्ड एक्ट, फॉस्टर केयर, नेशनल हेल्थ मिशन, आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट है चाइल्ड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड थ्रू आंगनवाड़ी सर्विसेज, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, लाडली बेटी स्कीम, जननी सुरक्षा योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंगनवाड़ी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालना फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग आंगनवाड़ीज इनटू, सीधा आपका टॉपिक है, सीधे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पूछा, स्कूल्स फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, क्रंचेस फॉर चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर सेंटर्स और सीनियर सिटीजन सेंटर्स। तो इसका आंसर है पार्ट बी, क्रंचेस फॉर चाइल्ड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ मिशन NHM एम्स टू इम्प्रूव, क्या एम है इसका, क्या गोल है इसका? एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स, हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस इंडिया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली और एडॉप्टेशन प्रोसीजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज नॉट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव? गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है वो। लाडली बेटी स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, पोषण ट्रैकर है, मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा, ये जो मोबाइल ऐप है ये कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट का नहीं है, ये एक पोषण अभियान के तहत उनको एक ट्रैक करने के लिए वो रिकॉर्ड दिया है। इसको एक तरह से हम कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं, और ये कोई प्रोग्राम नहीं, मोबाइल ऐप है ट्रैक करने के लिए रिकॉर्ड्स वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 है, द चाइल्ड एक्ट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन राइट्स इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या? राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ एबोव। 119 क्वेश्चन है, पोषण वर्टिकास आर सोशल वर्कर्स फोकस्ड ऑन चाइल्ड अडॉप्टेशन, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मैनेजिंग हेल्थ केयर बजट, वॉलंटियर्स प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्रमोटिंग न्यूट्रिशन। लास्ट क्वेश्चन जो इस मॉक टेस्ट का है वह है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स एडिशनल फूड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स, एल्डरली एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। आई होप इस मॉक टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। मैंने अपने हिसाब से जो पहले 60 मार्क्स थे उनका लेवल मॉडरेट टू हाई रखा था, लेकिन जो सोशियोलॉजी का कंपोनेंट था, आपकी स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट, उसका मैंने मॉडरेट लेवल रखा था। लेकिन आपको पता ही है कि रीसेंट एग्जाम्स के पेपर्स को देख के मैंने एनालाइज किया है कि आजकल JK SSB 120 क्वेश्चंस हो या 100 क्वेश्चंस हो, 80 क्वेश्चंस हो, उनको मिक्स करके पूछती है। ये नहीं कि पहले जीके को कंपोनेंट है, फिर कंप्यूटर साइंस आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 5 क्वेश्चन जीके के आगे, बीच में सोशियोलॉजी का 2 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद इंग्लिश का 1 क्वेश्चन आ गया। इस चीज के लिए भी आप रेडी होने चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसी के हिसाब से तैयार करूंगा जिसमें मिक्स करके क्वेश्चन हो और सोशियोलॉजी का कंपोनेंट का लेवल भी काफी अच्छा होगा। तो अगर उस तरह का एक पेपर आप चाहते हो, मॉक टेस्ट चाहते हो, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप, वहां पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।